गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पर आपकी क्विक रिवीजन की वीडियो डाली जाती है ताकि आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बूस्टअप हो सके। तो इसी क्विक रिवीजन की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे HTML के ऊपर, और इसमें हम डिस्कस करेंगे HTML के टैग्स के बारे में, एम्प्टी टैग्स के बारे में, और बताएंगे आपको कि एम्प्टी टैग्स और टैग्स में आखिर डिफरेंस क्या होता है। एट्रीब्यूट्स का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, तो एक लेमैन लैंग्वेज में यानी कि बहुत ही लोकल लैंग्वेज में आपको बताया जाए कि आखिरकार एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। लिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और वैल्यूज़ इनमें बताया जाएगा। हमारा जो बेस रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स, यानी कि 817, 903 और स्पेशली 939 और 1000। क्यों? क्योंकि 939 और 1000 के बाद जो पेपर का पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। आपको जो है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल के वन लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। और इसमें आपके क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुकिश लैंग्वेज की जगह हम आपको एक लेमन लैंग्वेज में जो है वो इन कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। विदाउट फर्दर डिले आइए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंटेनर और एम्प्टी टैग्स आखिरकार क्या होते हैं। तो अगर कंटेनर टैग की बात की जाए तो ऐसे सभी टैग जिनमें कि उनकी स्टार्टिंग भी होती है और एंडिंग भी होती है, उन टैग्स को हम कंटेनर टैग कहा जाता है। ठीक है जी। अब जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है आपका वो आ जाता है हमारा कि हम टैग ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल HTML को देखिए यहाँ पर आप। ठीक है जी। हमने क्या किया है कि HTML का एग्जांपल यहाँ पर लिया है। अब HTML को यहाँ पर हमने देखिए कि HTML को हमने ओपन भी किया है। ठीक है जी। उसके बाद हम बीच में कॉन्टेंट लिखेंगे और उसके बाद हमने लास्ट में जाके इसको, जो ये आपको निशान दिख रहा है ना फॉरवर्ड स्लैश का, इसकी सहायता से हमने इसको बंद भी कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ओपन यहाँ पर हुआ है और बंद आपका जो है वो यहाँ पर हुआ है। तो वैसे ही इस टैग को क्या कहा जाएगा, कंटेनर टैग। सिमिलरली आप टाइटल को देखिए, तो टाइटल को हमने यहाँ पर जो है वो ओपन किया और यहाँ पर जो है वो इसे क्लोज कर दिया। तो इन टैग्स को क्या कहा जाता है, कंटेनर टैग। मतलब ऐसे टैग्स आपके जो कि आपके ओपनिंग भी होते हैं और क्लोजिंग भी होते हैं, ऐसे टैग्स को आपका कंटेनर टैग कहा जाता है। हम बात करते हैं एम्प्टी टैग्स के ऊपर। तो एम्प्टी टैग सिमिलरली वैसे टैग्स होते हैं जिनकी हम खाली क्या बोलते स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है जी। जिन टैग्स की एंडिंग नहीं होती उन टैग्स को आपका जो है वो एम्प्टी टैग कहा जाता है। ठीक है जी। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है आपका, एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्प्टी टैग्स। तो ये मैंने आपको कुछ एम्प्टी टैग्स की एक लिस्ट बना कर दी है जिससे आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर को उठाकर देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि विच वन आर द एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग में इनमें से कौन से नहीं हैं। तो उनमें से आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपको वन ऑप्शन को पिक करना है। तो इन टैग्स को आप याद कर दीजिएगा। BR टैग हो गया आपका, कॉल टैग हो गया, एम्बेडेड हो गया, HR हो गया, IMG टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया, लिंक टैग हो गया। तो लास्ट एग्जाम में आपको इनपुट जो था इसका सही आंसर था। लास्ट एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आया था तो उसका क्या, आपको इनपुट जो था आपका वो सही आंसर होगा। तो वहाँ पे इनपुट ऑप्शन दिया था कि इनपुट आपका एम्प्टी टैग है या नहीं, तो बिल्कुल आपका इनपुट एम्प्टी टैग होगा। उसके बाद लिंक टैग हो गया, मेटा टैग हो गया, परम टैग हो गया, मतलब कि पैरामीटर, सोर्स हो गया, ट्रैक हो गया, WBR हो गया, एरिया हो गया और बेस हो गया। ये सभी आपके एम्प्टी टैग्स हैं और इनको आपने याद करना है। मतलब कि इन टैग्स को हम कभी भी क्लोज नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपका जो है वो कंटेनर और एम्प्टी टैग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आई थिंक सॉल्व हो चुका होगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि अब हम जानेंगे कि टैग्स और आखिर एट्रीब्यूट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है जी। कि टैग्स और आपके एट्रीब्यूट्स आखिरकार होते क्या हैं। तो हम बुकिश लैंग्वेज की पहले बात करते हैं। अ टैग इज अ कोडेड HTML कमांड दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस। ठीक है जी। स्ट्रक्चर और अपीयरेंस मतलब कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है और अपीयरेंस मतलब कि दिख कैसे रही है। इनको अगर हम किसी कमांड की सहायता से यूज़ करते हैं तो होता है हमारा टैग। ठीक है। जो हम किन के लिए करते हैं, वेब पेज के लिए इनका यूज़ किया जाता है, टैग्स के लिए। ठीक है जी। तो HTML बेसिकली एक टैगिंग लैंग्वेज है, यहाँ पर टैग्स का यूज़ किया जाता है। तो टैग्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, ताकि हम वेब पेज के जो है वो स्ट्रक्चर और अपीयरेंस को जो है वो देख सकें। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग टैग दिया है H1। सपोज करो कि हमने अगर किसी वेबसाइट को बनाते समय हमने उसमें हेडिंग देनी है तो हम H1 का यूज़ करेंगे। ठीक है जी। H1 जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा लार्जेस्ट हेडिंग होती है। उसके बाद बॉडी टैग का यूज़ किया जाता है। बॉडी टैग में हमारा क्या आता है, वेबसाइट का कंटेंट आता है। ठीक है जी। कि हमने कैसे किसी वेबसाइट को बनाना है। सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि आपकी जब आप किसी बुक को पढ़ते हो, ठीक है जी, लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि जब आप किसी बुक को पढ़ रहे हो, ठीक है जी, तो उसके अंदर आपने क्या देखा, उसके अंदर आपने सपोज करो किसी पेज को खोलते हो तो आप सपोज कीजिए वो वेब पेज है। ठीक है जी। उसके ऊपर क्या होता है कि चैप्टर का जो नाम होता है वो आपकी हेडिंग होती है। ठीक है जी, या टाइटल होता है आपका। उसके बाद
उनमें कुछ बताया जाता है कि ये जो पैराग्राफ है किस बारे में, तो वहाँ पर एक ब्लैक डार्क बोल्ड अक्षरों में वहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है जी। वो आपका क्या होगा, वो हेडिंग होगी आपकी। उसके बाद जो पैराग्राफ होता है उसे कंटेंट बोलते हैं, उसे बॉडी, वो सब बॉडी के अंदर आपका इंक्लूड होगा। एट्रीब्यूट के बारे में हम जानते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एन एट्रीब्यूट इज अ स्पेशल वर्ड यूज इनसाइड टैग टू स्पेसिफाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखिए पॉइंट्स को पकड़िएगा, यहाँ पर क्या इस बारे में बात की जा रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। किसके बारे में, टैग्स के बारे में, ठीक है जी। तो लेमन लैंग्वेज में आपको बताते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक डॉग को देख रहे हैं, एक कुत्ते को देख रहे हैं, ठीक है जी। तो वो क्या हो गया, एक टैग हो गया। क्यों, क्योंकि हम उसके स्ट्रक्चर और अपीयरेंस को देख रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद एट्रीब्यूट क्या होंगे, उस डॉग का वैरायटी कि वो किस ब्रीड का डॉग है, तो वो आपका सपोज कीजिए जर्मन शेफर्ड ब्रीड का आपका डॉग हो गया, ठीक है जी। उसके बाद और क्या एट्रीब्यूट में आएगा, मतलब कि उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या आ जाएगी कि उसका कलर कैसा है, तो उसका कलर सपोज कीजिए ब्राउन और ब्लैक कलर का कलर है, ठीक है जी। या आपका टैन कलर का वो डॉग का कलर है, ठीक है जी। तो वो आ गया एट्रीब्यूट। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसकी हाइट कितनी है, तो मान लो 24 इंचेस उसकी हाइट हो गई, ठीक है जी। वो मेल है कि फीमेल है, तो मान लो मेल है। उसकी कितने साल का है, तो वो मान लो 3 ईयर्स का है। तो ये सारे क्या आ जाएंगे, ये एट्रीब्यूट आ जाएंगे। मतलब टैग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फर्दर इन्फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है, ठीक है जी। हम इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए टैग आपका जो है वो पेरेंट है, तो एट्रीब्यूट क्या आ जाएंगे, उसके चाइल्ड आ जाएंगे, ठीक है जी। मतलब कि टैग्स के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उन्हें जो हम टैग कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, सॉरी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने जैसे हमने ऊपर एग्जांपल क्या लिया, ऊपर हमने एग्जांपल लिया हेडिंग का, ठीक है जी। यहाँ पर हमने देखिए टैग्स में कैसा एग्जांपल लिया, टैग में हमने एग्जांपल लिया इधर हेडिंग का, ठीक है जी। तो एट्रीब्यूट का होगा, उसका हेडिंग का एट्रीब्यूट होगा अलाइनमेंट, मतलब कि हमने हेडिंग को कहाँ देना है, सेंटर में देना है, मिड राइट में देना है, लेफ्ट में देना है। अब जनरल बात है, हेडिंग को हम बॉटम में तो दे नहीं सकते। क्यों, क्योंकि अभी कभी आपने देखा है कि किसी हेडिंग को आपने पैराग्राफ के बॉटम में दिया है, क्योंकि जब नाम ही हेडिंग है, मतलब कि उसे हेड पर दे रहे हैं, तो हेडिंग हेड में वो तीन ही जगह पे आ सकती है, तो सेंटर में आएगी या फिर आपकी मिड लेफ्ट में आएगी या राइट में आएगी। तो ये होता है एट्रीब्यूट्स, मतलब टैग्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आपका यहाँ से जो है वो टैग और एट्रीब्यूट का जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे टैग होते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारा बॉडी टैग आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग हो जाता है, ठीक है जी। बॉडी टैग हमारा, तो बॉडी टैग क्या होता है कि इस टैग के अंदर हमारा कंटेंट लिखा जाता है, ठीक है जी। इस टैग के अंदर हमारा कंटेंट लिखा जाता है और मोस्टली यूजेस जो हमारे टैग और एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इसी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। हम बात करते हैं कि बॉडी के अंदर कौन से टैग होते हैं। आपका बीजी कलर होगा, ठीक है जी। बीजी कलर मतलब कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज। दोबारा हम बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप किसी बुक को खोलते हो, ठीक है जी, तो उसका बैकग्राउंड मतलब उसके पेज का कलर कैसा होगा। सपोज कीजिए आपकी बुक का कलर का पेज वाइट है या आपके बुक के पेज का कलर येलो कलर का है, तो वो क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर होगा। नेक्स्ट आता है आपका एट्रीब्यूट टेक्स्ट, ठीक है जी। टेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है, तो वो क्या करता है कि टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। मतलब वेब पेज के ऊपर या आपके वेबसाइट के ऊपर आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो कैसा है, तो वो टेक्स्ट डिफाइन करेगा उसको, ठीक है जी। उसके बाद आता है लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन, ठीक है जी। कि आपका जो टेक्स्ट शुरू हो रहा है वेबसाइट में, उसका लेफ्ट का मार्जिन कितना है और टॉप का मार्जिन कितना है, तो ये सब डिफाइन करने का काम आपका किसका होता है, लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट का। उसके बाद आपके लिंक, ए लिंक और विजिटेड लिंक। देखिए लिंक आपकी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है विजिटेड लिंक, एक होता है एक्टिव लिंक और एक होता है इनविजिटेड लिंक, ठीक है जी। तो ऐसा लिंक जिसके ऊपर आप करंट में काम कर रहे हो वो होता है आपका एक्टिव लिंक, ठीक है जी। ऐसा लिंक जिसके ऊपर आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो वो होता है आपका विजिटेड लिंक, ठीक है जी। और सिंपल जो लिंक जिसके ऊपर आपने कुछ ना अभी काम कर रहे हो ना उसके ऊपर विजिट किया है, तो वो आपका लिंक या फिर अनविजिटेड लिंक, ठीक है जी। तो ये 3 प्रकार के आपके लिंक होते हैं, इसे भी आपने ध्यान में रखना है। और लिंक मुझे आपके बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि लिंक को क्या होता है, लिंक एक आपके दूसरे फर्दर पेज को खोल देता है, ठीक है जी, या दूसरी वेबसाइट पर आपको ले जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेडिंग टैग के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको इस बात से देखने को मिलेगी कि आपके जो प्रीवियस ईयर के 817 से लेके पोस्ट कोड 1000 तक आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिला है। और क्वेश्चन क्या देखने को मिला है, एक में आपको ये देखने को मिला था कि सबसे लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी होती है, ठीक है जी। दूसरे में आपको ये देखने को मिला कि सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग कौन सी होती है, ठीक है जी। तीसरे में आपको ये देखने को मिला था कि टोटल हेडिंग्स कितनी होती है। 817 में आपको ये देखने को मिला था कि टोटल हेडिंग्स कितनी होती है, तो 6 होती हैं, ठीक है जी। और 1000 पोस्ट कोड में आपको क्या देखने को मिला कि जो H1 का साइज़ है हेडिंग का वो कितना होगा, तो वहाँ पर 2EM आपका सही आंसर हो जाना था, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप इसी बात से लगा सकते हो कि कितनी बार ये पूछ चुका है। अब देखिए बेसिक नॉलेज तो इस बार इन्होंने पीछे कवर कर ली, अब हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में यही पूछ ले कि भैया पिक्सल में साइज़ बताओ कितना होता है। तो याद रखिए कि जो पिक्सल में आपका साइज़ होगा वो होगा 32 पिक्सल, ठीक है जी। तो लार्जेस्ट हेडिंग है आपकी H1
उसका पिक्सल में साइज़ याद रखिए, पिक्सल में साइज़ याद रखिए, क्योंकि ये पूछ लेगा, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो ऑलरेडी पूछ चुका है। तो 32 पिक्सल यानी कि 32 पिक्सल आपका जो है वो इसका साइज़ होगा। और सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1 और सबसे स्मॉलेस्ट होती है आपकी H6। अब हेडिंग को अलाइन कहाँ करते हैं? एट्रीब्यूट क्या है अलाइन मतलब हेडिंग का, हेडिंग टैग का, H टैग का, ठीक है जी। तो इसका एट्रीब्यूट मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो इसका अलाइनमेंट होती है 3 जगह। हेडिंग को कहाँ दे सकते हो आप? या तो आप राइट में दोगे, या आप लेफ्ट में दोगे, या फिर आप सेंटर में दोगे, ठीक है जी। या लेफ्ट में दोगे, राइट में दोगे, या सेंटर में दोगे। तो आपने ये 3 चीज़ें भी याद करके चली जानी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जेन्युइन से चीज़ें सर कि हेडिंग को कहाँ देते हो आप? हेडिंग को या तो आप लेफ्ट में दोगे, या राइट में दोगे, या सेंटर में दोगे, ठीक है जी। तो ये आपका क्या होता है, हेडिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। और हाँ, H1 से लेके H6 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है 110%। क्यों? क्योंकि 817 से लेकर पोस्ट कोड 1000 तक यहाँ पे क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा 939 के पेपर में आया था, लाइन ब्रेक मतलब BR टैग के बारे में पूछा था। तो ये क्या होता है? द ब्राउजर डजंट रिकॉग्नाइज एनी ब्रेक लाइन्स गिवन यूजिंग द एन एंटर इन द HTML कोड, ठीक है जी। टू एक्सप्लिसिटली फोर्सेस अ लाइन ब्रेक बिटवीन टू लाइन इन अ आउटपुट एज यू यूज द BR टैग। अब ये तो आपकी बुकिश लैंग्वेज होगी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है जी। उसमें आसान भाषा में समझते कि आखिर ये बोल क्या रहा है। देखिए, जब हम टाइप करते हैं या जब हमें कुछ टाइप करना होता है तो क्या होता है कि जब हम पेज के लास्ट में या लेफ्ट साइड से टाइप करते हैं, पेज के राइट में पहुंच जाते हैं, तो कर्सर क्या होता है? स्मॉल कैसे टाइप कर रहे हैं हम, तो जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो कर्सर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली यहाँ से लिखना शुरू कर देगा आपका लेफ्ट साइड से, ठीक है जी। दोबारा राइट पे जाएंगे, दोबारा लेफ्ट पे चले जाएंगे। परंतु जब आप वेबसाइट मेकिंग का काम कर रहे होते हो HTML लैंग्वेज के थ्रू, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एंटर का यूज़ ही नहीं होता है, ना ही ऑटोमेटिकली जाता है, ठीक है जी। अब सपोज़ कीजिए आप वेबसाइट बना रहे हो और आपने कोई पैराग्राफ लिख रहे हो आप, तो अगर सपोज़ कीजिए आपने क्या करना चाहते हो कि आप यहाँ पर पैराग्राफ की जो लाइन है उसे आप ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है जी। तो उसके लिए आपको BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। BR टैग का जब आप यूज़ करोगे तो तब जाके वो लाइन यहाँ से शुरू होगी, ठीक है जी। यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे दोबारा आपको BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि ये लाइन को ब्रेक करने के लिए। अच्छा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा पूरा पैराग्राफ है वो एक ही लाइन में हमें आगे दिखता रहेगा, ठीक है जी। और हमें वो आगे आगे स्क्रॉल करके इस तरीके से स्क्रॉल करके हमें वो लाइन देखनी पड़ेगी, मतलब वो एक लाइन में चला जाएगा, उसका पैराग्राफ ही नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, ना ही वो दूसरी लाइन में जा पाएगा। तो लाइन ब्रेक का यूज़ कहाँ होता है? हमें लाइन को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, ताकि जो है हमारा लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन में चली जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट टैग की बात करते हैं, पैराग्राफ टैग। तो जो पैराग्राफ टैग होता है वो पैराग्राफ की बिगिनिंग में लिखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो पैराग्राफ टैग है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये आपका जो है वो पैराग्राफ की बिगिनिंग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। और ये भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के अलाइनमेंट पैराग्राफ के आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको या तो लेफ्ट होगा, ठीक है जी, या आपका राइट होगा, या पैराग्राफ आपका सेंटर में अलाइन होगा आपको, ठीक है जी। ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ आपका जो है वो 3 तरीके से अलाइन होता है। एक तो आपका कहाँ अलाइन होगा भाई? एक तो आपका अलाइन होगा लेफ्ट में, ठीक है जी। लेफ्ट में आपका पैराग्राफ शुरू हो सकता है, यानी कि इस तरीके से आपका पैराग्राफ शुरू हो सकता है। दूसरा आपका राइट अलाइन में ऐसे शुरू हो सकता है, और तीसरा आपका बिल्कुल सेंटर से जो है पैराग्राफ शुरू हो सकता है। तो ये आपके 3 प्रकार के जो हैं वो पैराग्राफ की अलाइनमेंट हो जाती हैं, ठीक है जी। इन अलाइनमेंट को बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टैग के ऊपर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग। क्यों? क्योंकि आपके 903 में भैया यहाँ से क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन पेपर उठाइए, एक बार चेक कीजिए। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि 817, 939, 903 और आपका 1000 पोस्ट कोड का पेपर उठाइए। वीडियो को देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो देखिए वहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो बल्कि पढ़ रहे हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है ही नहीं, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टैग का। तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमने देनी हो, ठीक है जी, तो उसके लिए हम किस टैग का यूज़ करेंगे? उसके लिए हम HR टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, याद रखने वाली चीज़ इसमें क्या है भैया, कि बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपको कोई बताता नहीं है, वीडियो खंगाल लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगी कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन दी जाती है वो शेडेड दी जाती है, और स्पैन उसकी लंबाई या चौड़ाई कितनी होती है, कितनी फैली होती है, तो वो पूरी आपकी विंडो स्क्रीन जितनी फैली होती है, जितनी आपकी विंडो स्क्रीन है इस तरीके से फैली होगी, ठीक है जी। शेडेड कैसे? शेड का फॉर्म किस फॉर्म में? शेडेड आपकी इस फॉर्म में आएगी, ठीक है जी। जो आपको कर्सर का कलर दिख रहा है इस तरीके से आपको शेड फॉर्म में आएगी, जहाँ पे देखिए कर्सर आपका कैसे घूम रहा है। तो इस फॉर्म में आपकी जो है वो लाइन आपको देखने को मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट शेडेड, और स्पैन कितनी पूरी विड्थ में जाएगी आपकी, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो आपको देखने को मिलेगी इसकी लाइन, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन।
अब इसमें एट्रीब्यूट्स का क्या होता है, इसकी मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे सकते हैं, या तो हम थिकनेस दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन की थिकनेस कितनी होगी, ठीक है जी। थिकनेस का मतलब है कि देखिए इस तरीके से वो कितनी गाढ़ी होगी, ठीक है जी, ये आपकी थिकनेस आ गई, ठीक है जी, कि थिकनेस कितनी होगी उसकी, ठीक है जी। उसके बाद हम विड्थ देख सकते हैं कि मतलब कितनी चौड़ाई होगी। तो विड्थ को देखिए, दोबारा बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ को, ये ऐसी डीप इन्फॉर्मेशन शायद आपको कहीं मिली होगी। तो विड्थ किस में नापी जाती है, इसकी विड्थ इसकी 3 चीज़ों में नापी जाती है, या तो पिक्सल में आप नापोगे, ठीक है, या परसेंटेज में नापोगे, या पेज विड्थ में नापोगे, ठीक है जी। पिक्सल में एक होगी, परसेंटेज में एक होगा, ये चीज़ आप मार्क कर लीजिए, पिक्सल, परसेंटेज और पेज विड्थ में आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ दिखी जाती है। अलाइन कहाँ कर सकते हो, या तो सेंटर में, या लेफ्ट, या राइट में, ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जो है उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि नो शेड, जो नो शेड होता है वो आपको, उसका मतलब क्या होता है, जो नो शेड आपका एक होता है उसका मतलब क्या होता है कि नो शेड का मतलब है कि लाइन शुड बी अपीयर एज सॉलिड स्ट्रिप, ठीक है जी। नो शेड का मतलब है कि आपकी जो इस तरह की शेडेड लाइन होती है, ये देखिए जो कर्सर घूम रहा है आपका, ये शेडेड लाइन होगी, ये शेडेड लाइन ना होकर आपकी ये एकदम सॉलिड लाइन होगी इस तरीके की, ये आपकी सॉलिड लाइन होगी, ठीक है जी, ये आपकी सॉलिड लाइन होगी। और दूसरी तरीके से अगर शेडेड की बात की जाए तो रेड कलर का जैसे कर्सर घूम रहा है, इस कर्सर के जैसी आपकी जो है वो सॉलिड आपको जो है शेडेड लाइन देखने को मिली। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई नो शेड का मतलब क्या होता है, मतलब कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है बट आपने वो सॉलिड देनी है, ठीक है जी। उसके बाद नो शेड का हम कलर कैसे दे सकते हैं, तो नो शेड में हम किसी भी प्रकार के कलर को जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टैग आता है, वो आता है फंट टैग, ठीक है जी। फंट टैग की अगर बात की जाए, अगर आपने चेंज करना है, अपीयरेंस चेंज करनी है टेक्स्ट की, यहाँ पे सॉरी टेक्स्ट कर दीजिएगा, TEXT यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है जी, TEXT कर दीजिएगा, एस की जगह आप एक्स कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है जी, एक्स कर दीजिएगा। तो अगर आपने जो है वो टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंट टैग का यूज़ करेंगे। अब देखिए फंट टैग के एट्रीब्यूट कितने होते हैं, ठीक है जी। फंट टैग के एट्रीब्यूट कितने होते हैं, तो 3 एट्रीब्यूट होते हैं आपके, एक तो फंट साइज होगा आपका, ठीक है जी, एक फंट कलर होगा और तीसरा आपका फंट फेस हो जाएगा, ठीक है जी। 3 प्रकार के हम एट्रीब्यूट हमको देखने को मिल गए हैं, ठीक है जी। अब साइज में क्या करेंगे, अगेन ये माइनर इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है जी। साइज़ कितना होता है भैया, फंट का साइज़ हम रखते हैं 1 से 7 के बीच में। अब देखिए हेडिंग का साइज़ कितना रखा था, 1 से 6 के बीच में, और फंट का साइज़ रखेंगे 1 से 7 के बीच में। हेडिंग में क्या था कि 1 सबसे बड़ी थी और 6 सबसे छोटी थी, फंट में क्या है 1 सबसे छोटा होगा और 7 सबसे बड़ी होगी, ठीक है जी। तो उल्टा हो जाएगा फंट में, ठीक है जी। साइज़ कितना होगा, 1 से 7 तक का साइज़ होगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। कलर बताने की आवश्यकता नहीं है, कलर आप रेड भी दे सकते हो, ब्लू भी दे सकते हो, ग्रीन भी दे सकते हो। फेस की बात की जाए, मतलब फेस कि फंट का फेस कैसा है, मतलब फंट स्टाइल कैसा है हमारा, फेस को एज अ स्टाइल भी रख सकते हो आप। तो जैसे कि एरियल होगा, कैलेब्री होगा, कॉर्बल हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया आपका जी, बोके हो गया, ये आपके क्या होते हैं, फेस होते हैं, फंट फेस होते हैं, मतलब कि फंट का स्टाइल क्या है, ठीक है जी। अब कई जगह मैं सिंपल सा आपको फंट फेस का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे एरियल कैसे लिखा है, कैलिबरी कैसे लिखा है और कॉर्बल कैसे लिखा है, ठीक है जी। दूसरी तरफ अब आप देखिए यहाँ पर कि विड्थ देखिए कैसे लिखी है, ठीक है जी, विड्थ कैसे लिखी है और हॉरिजॉन्टल कैसे लिखा है, यहाँ पे इनके चेंज है, ठीक है जी, इनका उसमें चेंज है। कलर देखिए आपको कैसे लिखा है यहाँ पे, विड्थ कैसे लिखी है। तो ये होता है आपका फंट फेस, मतलब कि फंट को किस स्टाइल से, फंट को स्टाइल क्या दिया गया आपका जी, ठीक है जी, वो होता है आपका फंट फेस। अब कई बार क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन में आप अपना फंट भी चेंज करते हो, तो वही होता है फंट फेस, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बेस फॉन्ट टैग की। बेस फॉन्ट टैग का मतलब क्या होता है, एक तरफ तो फंट टैग की सहायता से आपने क्या किया, फंट को स्टाइल दिया, मतलब साइज़ भी दिया, कलर भी दिया और फेस भी दिया। बेस फंट क्या होता है कि जो फंट की बेसिक वैल्यू होती है, ठीक है जी, जो फंट की क्या होती है, आपके फंट की जो बेसिक वैल्यू होती है उसको ये देता है, ठीक है जी। ये स्टाइल वगैरह नहीं करता, जो आपकी बेसिक वैल्यू होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, उसको ये देता है बेस फंट, ठीक है जी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं, जो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग हो जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं आपको वो भी बताऊँगा अभी, ठीक है जी। क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपको बोल्ड टैग देना है तो उसके लिए आप किस टैग का उपयोग करोगे, वहाँ होता है बी टैग का उपयोग। पर अब क्वेश्चन में इतना नल्ला तो पेपर आएगा ना कि बी टैग दे, तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग टैग पूछ ले, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ आपका बोल्ड देने के लिए किया जाता है। सिमिलरली इटैलिक टैग पूछेगा आपको, तो इटैलिक टैग के लिए आपको आई यहाँ पे दिया जाएगा कि आई से आप इटैलिक टैग को जो है वो डिफाइन करोगे, परंतु वो इटैलिक आई दे के ना करके वो EM दे देगा, वो दे देगा EM, मतलब कि एम्फेसाइज। और वहाँ खज्जल हो जाते हैं बच्चे की EM का मतलब क्या है सर, तो EM का मतलब है, देखिए स्ट्रॉन्ग का मतलब बोल्ड हो गया और EM का मतलब हो गया एम्फेसाइज, ठीक है जी। जो हमेशा बोल्ड रहेगा, बोल्ड कौन रहता है भाई, बोल्ड वही रह सकता है जो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वो आपने देखा है कोई कि बंदा किसी में जान ही नहीं है और वो अपने आप को बोल्ड बता रहा है कि नहीं जी मैं तो बोल्ड हूँ,
बोल्ड आपका वही रहता है जो स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ऐसे याद रखिए कि बोल्ड कौन रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही बोल्ड होगा, ठीक है जी। इटैलिक याद करने का तरीका है कि एम्फेसाइज से याद रखिए। अंडरलाइन के लिए यू टैग का उपयोग किया जाएगा। अब एक और हमारे जो है वो इंपॉर्टेंट टैग के ऊपर चल जाते हैं, यूएल टैग। और इस टैग की इंपॉर्टेंस यहाँ से आपको देखने को मिलती है कि लगातार 2 बार एग्जाम में उन्होंने यही पूछ लिया कि भैया अनऑर्डर लिस्ट किसके लिए दी जाती है, या बुलेटेड का बुलेटेड हमने देना है तो उसके लिए बुलेटेड लिस्ट के लिए किस टैग का यूज़ होगा। उठा के देखिए क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखिए पेपर टफ नहीं आता है, बस पेपर को एनालाइज हमें करना होता है, ठीक है जी। तो लिस्टिंग टैग की अगर हम बात करते हैं तो लिस्टिंग टैग को सबसे पहले तो LI से डिनोट किया जाता है, ठीक है जी। अब यूज़ टू लिस्ट द आइटम, मतलब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा आइटम है उनकी लिस्ट बनाने के लिए जिस टैग का यूज़ करते हैं हम, तो LI टैग का हम यूज़ करते हैं। लिस्ट हमारे पास जो है वो कितने टाइप की हमें देखने को मिलती है, तो लिस्ट भैया आपको पता है कि 2 टाइप की देखने को मिलती है, यूएल लिस्ट और ओएल लिस्ट, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट और आपकी जो है वो ऑर्डर लिस्ट, ठीक है जी। वो हम सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर बात करते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट आखिरकार आपकी होती क्या है, ठीक है जी। तो अनऑर्डर लिस्ट में क्या देखने को मिलता है हमको कि इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, मतलब कि अनऑर्डर का मतलब कि भैया जिसका ऑर्डर ही नहीं है कुछ, याद ऐसे रखिए कि अनऑर्डर का मतलब कि जो विदाउट किसी ऑर्डर में, विदाउट किसी सीक्वेंस में लग रही है, ठीक है जी। राशन की दुकान में लगते हैं बंदे, विदाउट ऑर्डर के लग जाते हैं, वो होती है अनऑर्डर लिस्ट आपकी, ठीक है जी। आपने बसेस में खड़े हो विदाउट किसी ऑर्डर के खड़े हो, वो होती है अनऑर्डर लिस्ट आपकी, याद रखने का तरीका है, ठीक है जी। आप क्या एडमिशन की लाइन में खड़े हो तो विदाउट किसी ऑर्डर के आप खड़े हो तो होती है अनऑर्डर लिस्ट। और इसे दिखाया किन चीज़ से जाता है, अब देखिए बच्चे वाले क्वेश्चन एग्जामिनर पहले काफ़ी पूछ चुका है, ठीक है आपको, कि भैया यूएल किसके लिए होगा, ये किसके लिए होगा, ये किसके लिए होगा। अब वो ऐसी गलती नहीं करेगा, ना ही वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो अब वो पूछेगा कि भैया अनऑर्डर लिस्ट के टाइप कितने आपको देखने को मिलते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट के आपको 3 प्रकार के बेसिक जो टाइप होते हैं वो देखने को मिलेंगे। एक आपको डिस्क मिलेगा जिसको, जो कि आपको इस तरीके से सर्कल से डिनोट होगा, दूसरी तरफ आपको स्क्वायर मिलेगा जो कि आपको इस तरीके से डिनोट होगा, और तीसरी तरफ आपको सर्कल मिलेगा। ये 3 चीज़ें याद कर लीजिएगा, यानी कि साथ में इसका जो एक और नन भी होता है, बट उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, फोकस कीजिएगा इन 3 के ऊपर, डिस्क, स्क्वायर और सर्कल, इन 3 चीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा, तो यहाँ से वो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ऑर्डर लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। ऑर्डर का मतलब सिंपल है कि हमने भैया नंबर्स की फॉर्म में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम चीज़ों को रख रहे हैं, तो आपकी ऑर्डर लिस्ट होगी जिसके लिए ओएल टैग का यूज़ किया जाएगा। अब कितने प्रकार के ऑर्डर ओएल टाइप हमारे कितने प्रकार के होते हैं हमारे, तो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, पहले होती है तो हम ऐसे डाल सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम लिस्ट बना सकते हैं, आपका पहला टाइप हो गया, ठीक है। दूसरे टाइप में हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे टाइप हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं कि ABCDE, इस प्रकार से हम लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है जी। तीसरे में हम क्या कर सकते हैं कि हमने स्मॉल लेटर का यूज़ किया, अब हम कैपिटल लेटर का यूज़ कर सकते हैं जी, ABCDE, ठीक है जी, इस प्रकार से। चौथे में हम क्या कर सकते हैं कि हम रोमन का भी यूज़ करते हैं कई बार, ठीक है जी। ये आपके रोमन हो गए, फिर स्मॉल रोमन हो गए आपके, ठीक है जी। ये आपके जो है वो स्मॉल रोमन हो जाते हैं, ठीक है जी। ये क्या है आपके स्मॉल रोमन है, तो हम इस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं, ठीक है जी। चौथे में हम क्या कर सकते हैं कि हमने स्मॉल रोमन का यूज़ किया, अब हम कैपिटल रोमन का यूज़ कर लेंगे, तो इस प्रकार से हम कैपिटल रोमन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। या आपका जो है कैपिटल रोमन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है जी। तो कितने प्रकार की लिस्ट होती है याद करने का सिंपल तरीका है 5 प्रकार की, ठीक है जी। पहले प्रकार में आपने क्या करना है कि 2 या तो नंबर में कर सकते हैं हम, ठीक है जी। अब नंबर 1 2 3 होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि नंबर उल्टी गिनती शुरू कर देंगे या कुछ और, नंबर में तो हम 1 2 ही लिखेंगे, ठीक है जी। तो 1 2 हो गया। दूसरा होता है अल्फ़ाबेट, ठीक है जी। अल्फ़ाबेट हम कैसे दे सकते हैं, या तो हम कैपिटल अल्फ़ाबेट दे सकते हैं या फिर स्मॉल दे सकते हैं, ठीक है जी। 3 होगी आपकी, रोमन है, रोमन भी हम कैपिटल में लिख सकते हैं या स्मॉल लिख सकते हैं, तो 5, यानी कि 2 रोमन की टाइप होंगे, 2 आपके अल्फ़ाबेट के, कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल रोमन और स्मॉल रोमन, कैपिटल अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेट, और एक आपका नंबर का, यानी कि 5 प्रकार की आपकी ऑर्डर लिस्ट होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट टैब के ऊपर चलते हैं, इंसर्टिंग इमेज टैब। HTML का जब आपका क्वेश्चन शुरू होता है, नेक्स्ट टैग हम बात करते हैं इंसर्टिंग या इमेज टैग के बारे में, ठीक है जी। 817 का अगर आप एग्जाम खोल के देखोगे तो वहाँ पर आपको 12वां या 13वां क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, ठीक है जी। उसमें पूरा सिंटैक्स दिया था आपको, तो आपको सही सिंटैक्स देखना था। उसके बाद आप 939 का एग्जाम देखोगे तो वहाँ पर भी आपको IMG टैग के साथ आपको एट्रीब्यूट का लगा था, वो आपको देखना था, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, पहले इंसर्ट टैग का हम इमेज टैग का जो हम यूज़ क्यों करते हैं, तो अगर हमें अपनी वेबसाइट में कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम जो है वो IMG टैग का उपयोग जो है हम वो करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें एट्रीब्यूट कौन कौन से फॉलो होते हैं, तो हम एट्रीब्यूट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है SRC एट्रीब्यूट, और इसका मतलब होता है सोर्स। SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स, ठीक है जी। एग्जाम्पल मैं आपको देखने को बताता हूँ कि सपोज कीजिए हमने यहाँ पर एक टैग लिखा IMG और हमने हमें SRC कर दिया, ठीक है जी। IMG मतलब SRC, तो हमारा सोर्स क्या है, हमारा सोर्स है फ्लावर की फ़ोटो और JPG की फॉर्म में, ये हमारा सोर्स है। मतलब
पाथ क्या है हमारा, तो फ्लावर की फ़ोटो है भैया, और जेपीजी मतलब फाइल फॉर्मेट है। फ्लावर की फ़ोटो हमने सेलेक्ट करनी है और हमने क्या करना है कि जेपीजे फाइल फॉर्मेट है, तो ये हमारा सोर्स हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या इमेज में दे सकते हैं, हम इमेज की विड्थ और हाइट दे सकते हैं कि हमको इमेज कितनी बड़ी रखनी है, मतलब हाइट सपोज कीजिए हमको इतनी देनी है, विड्थ हमको ऐसी देनी है, तो हमारा इस टाइप की हमारी जो इमेज आएगी बनकर। ठीक है जी। ये हमारा हाइट और विड्थ का कॉन्सेप्ट यहाँ से इमेज का क्लियर हो जाता है। उसके बाद अलाइन, कि हमको जो हमारी वेब पेज में इमेज है वो लेफ्ट अलाइन करनी है, राइट अलाइन करनी है, या फिर सेंटर अलाइन करनी है। ठीक है जी। तो ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद ALT सबसे इंपॉर्टेंट टैग, ALT मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमको अगर कोई डालना है। अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा लेमन भाषा में आपको बताता हूँ, बुकिश लैंग्वेज को छोड़ के, कि कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास इस तरीके से एक इमेज होती है। ठीक है जी। और उस इमेज के इस साइड पे आपको जो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखने को मिलता है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर आपको जो है वो पहाड़ों की या माउंटेन्स की या फिर माउंट एवरेस्ट की आपको जो पिक देखने को मिलेगी, तो उसके नीचे आपको क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि यार दिस इज़ अ माउंट एवरेस्ट पीक एंड इमेज कैप्चर्ड बाय फलाना फलाना फलाना। तो बहुत छोटे इमेज में, बहुत छोटे टेक्स्ट में आपको जो है वो एक माइनर सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है इमेज के नीचे, वो होती है अल्टरनेट टेक्स्ट। मतलब कि उस जो इमेज है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है। आप देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि इमेज हमने ऐड करी इमेज टैग से, ALT का उपयोग क्या किया, इमेज के अल्टरनेट टेक्स्ट को ऐड करने के लिए, और वहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि फ्लावर की इमेज है। ठीक है, ये हमारी फ्लावर की इमेज है, तो वो क्या बताएगा, अल्टरनेट टेक्स्ट बताएगा। उसके बाद बोल्ट के बारे में बात करते हैं, तो बॉर्डर के बारे में, सॉरी, तो बॉर्डर क्या होगा कि इमेज जो होती है आपका वो थिकनेस, अब सपोज कीजिए हमारा जो है वो सिंपल बॉर्डर आ गया, अब हमने इसे और बड़ा करना है इमेज का बॉर्डर, तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी। अब और इसे और बड़ा करना है तो हमारा कुछ वो इस तरीके से आ जाएगा, मतलब इमेज के बॉर्डर की थिकनेस कितनी है वो हमारा जो है वो बॉर्डर टैग यूज़ डिफाइन करेगा। ठीक है जी। और वो टैग हमारा किसके अंदर आएगा, IMG टैग के एट्रीब्यूट्स के अंदर आएगा। पहले हम कहा IMG टैग ऐसे लगाएंगे, देखिए IMG टैग हमने ऐसे लगाया, उसके बाद SRC, IMG टैग ऐसे लगाया, उसके बाद हाइट, IMG टैग ऐसे लगाया, उसके बाद एट्रीब्यूट लगाया ALT। तो जो एट्रीब्यूट होते हैं उन्हें कभी भी टैग के अंदर नहीं लिखा जाता, ये बात याद रखिए, एट्रीब्यूट को इन तरीके से टैग के अंदर नहीं लिखा जाता, वो आपके जब आपका टैग शुरू होता है तो उसके बाद लिखे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं आपके हाइपरलिंक की, लास्ट जो आपका स्लाइड बचती है हाइपरलिंक की स्लाइड बचती है, तो बात करते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम, और कैसे मिलता है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। 817 का अगर आप एग्जाम को देखो तो ये कम से कम 20वां या 21वां क्वेश्चन था शायद, जो मेरे पास सीरीज़ आई थी आपकी, तो उसका 20वां 21वां क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। ठीक है जी। तो वहाँ पर हम हाइपर लिंक मतलब अगर हमने किसी और पर्टिकुलर वेबसाइट को ऐड करना है या वेब पेज को इंटरकनेक्ट करना है तो उसके लिए हम एंकर टैग का उपयोग करते हैं। ठीक है जी। A टैग मतलब कि हाइपर लिंक का टैग। अब हाइपर लिंक जब हम ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है जी, तो उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, HREF ऐसे हम लिखेंगे। HREF का मतलब है कि हाइपर लिंक का रेफरेंस क्या है, REF का मतलब है रेफरेंस, मतलब कि उसका रेफरेंस क्या है, हम किस लिए दे रहे हैं, हम पाथ क्या है हमारा। ठीक है जी। हमारा पाथ क्या है, इमेज के पाथ के लिए हमने SRC यूज़ किया था और हाइपर लिंक के लिए हम HREF करेंगे, मतलब हाइपर लिंक का रेफरेंस इंडिकेट्स द पाथ ऑफ द फाइल नेम ऑफ द सेक्शन यू वांट टू लिंक। ठीक है जी। अब सपोज कीजिए हमने अगर हमारी वेबसाइट में हमने यूट्यूब का लिंक करना है तो हम क्या करेंगे कि ऐसे हम एंकर देंगे वेब पेज के ऊपर और HREF करके उसके बाद सेमीकोलन देके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है वो अपना यूट्यूब का लिंक दे देंगे ऐसे ऐसे करके, और उससे हम लास्ट में इस तरीके से एंकर क्लोज को बंद कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हम क्या देंगे कि रेफरेंस देंगे, मतलब कि हमने कौन सी किस साइट से हमने उसको करना है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो की, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर हमने क्वेश्चन के बारे में डील आउट किया था कि HTML में हम 3 प्रकार के जो है वो हाइपर लिंक का टैग दे सकते हैं। तो आपने A टैग हो गया आपका, किस लिए होता है, हाइपर लिंक को देने के लिए। दूसरी तरफ आपने अगर CSS को, एक्सटर्नल CSS फाइल को लिंक करना है तो उसके लिए हम लिंक का यूज़ करते हैं, LINK का यूज़। ठीक है जी। और अगर आपने क्या करना है कि जावास्क्रिप्ट को ऐड करना है तो उसके लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। SCRIPT स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। किसके लिए, सिंपल हाइपर लिंक के लिए आपने एंकर टैग का उपयोग कर लिया। ठीक है जी। और आपने जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का और CSS के लिए लिंक टैग का। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी। होप सो आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगे और अच्छे तरीके से जो है वो आपको आपका जो रिवीजन हो चुका होगा इसमें। तो अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी अगली वीडियो में और अगले मॉक टेस्ट के साथ। ठीक है जी। टिल देन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।